रेडियो लेक सिटी में हमारी मेहमान है सौम्या झा जी। सौम्या जी, आपका स्वागत करते हैं। सौम्या जी, ये बताएं कि पहले आप चिकित्सक बनने की ओर अग्रसर थी, एमबीबीएस आपने किया, तो जी। शुरू में ये निर्णय कब लिया कि मुझे चिकित्सक बनना है? एक्चुअली मेरे फादर आईपीएस हैं और बचपन से ही मैंने उनको सर्विस में देखा है। तो समहाउ एट द बैक ऑफ माय माइंड हमेशा से मन में एक तमन्ना तो थी कि कभी पापा के लेवल का होना है। एमबीबीएस करने के बाद जब मैं इंटर्नशिप कर रही थी तब एक बार दिमाग में आया कि एक ट्राई देते हैं और देखते हैं क्या होता है। अगर हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो मेडिकल फील्ड तो है ही। थैंकफुली पापा के गाइडेंस से और लक से मेरा हो गया एंड आई एम वेरी हैप्पी जो फील्ड। ये बताएं कि एमबीबीएस करने के बाद बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर सिविल सर्विसेज देना है तो हम आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट ले लें, पब्लिक एड ले लें या कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लें, उससे आसानी होगी। एमबीबीएस की पूरी पढ़ाई और उनके सब्जेक्ट्स की डिफ़िकल्टीज़ और उसके साथ आईएएस देना, इसमें कुछ मुश्किलें नहीं आई? मेरा तो उल्टा मानना है कि एमबीबीएस की पढ़ाई की वजह से यूपीएससी की पढ़ाई मेरे लिए थोड़ी सी ज़्यादा इजी हो गई। इसका रीज़न ये है कि इवन दो यूपीएससी का सिलेबस और एमबीबीएस का बिल्कुल अलग होता है, लेकिन एक तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की आदत पड़ जाती है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स को एक साथ जगल करने की आदत पड़ जाती है। प्लस मेरा ऑप्शनल भी मेडिकल साइंस था, तो मेडिकल की पढ़ाई एक तरह से मेरे ऑप्शनल में बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो गई। रेडियो लेक सिटी में हमारी मेहमान है डॉक्टर सौम्या झा। आप भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। सौम्या जी, मेडिकल की पढ़ाई के बाद प्रशासनिक अधिकारी आप बनी, तो क्या उस पढ़ाई का यहाँ कुछ फ़ायदा है? डेफ़िनेटली बहुत फ़ायदा है। मैं आपको इनफैक्ट एक वाक़या भी सुनाना चाहूँगी कि मैं एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पढ़ाई कर रही थी। वहाँ पे मैक्सिमम केसेस जो हमारे पास आते थे वो ऐसे थे कि एक सिंपल सी बीमारी होती थी, लेकिन वो टाइम पे चिकित्सक के पास नहीं जाते थे या ठीक इलाज नहीं कराते थे, और लास्ट तक वो इतनी स्नोबॉल हो जाती थी कि जब वो हमारे पास आते थे तब समहाउ इर्रिवर्सिबल चेंजेस आ जाते थे और हमें काफ़ी ड्रास्टिक स्टेप्स लेने पड़ते थे। उसी टाइम सारे डॉक्टर्स के मन में, मेरे हिसाब से हर डॉक्टर के मन में ये आया है कि काश बिल्कुल इनिशियल टाइम पे, प्रिवेंटेबल स्टेज पे ही अगर हम उनके साथ इंटरवीन कर देते तो कुछ फ़ायदा होता। तो उस तरह की जो अंडरस्टैंडिंग है या जो नॉलेज है, या फिर न्यूट्रिशन या सैनिटेशन को लेके जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो कि शायद बहुत लोगों में नहीं हो, वो डेफिनेटली फ़ायदा करता है। एंड इनफैक्ट एक तरह से जैसे ही मैंने ज्वाइन किया कोरोना वायरस भी आ गया, तो मुझे क्लियर कट बेनिफिट दिख गया कि मेरे नॉलेज वाले लोगों को कम से कम एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन में। डॉक्टर सौम्या झा, ये बताएं कि आप प्रशासनिक अधिकारी और ऐसे समय में प्रशासन के सामने एक मेडिकल चैलेंज आ गया है जिसे डेफिनेटली। कोविड-19 कहते हैं। ये जी मेडिकल जी चैलेंज है, लेकिन पूरा प्रशासन इससे जूझ रहा है, उस चुनौती का सामना कर रहा है। जी। यहाँ भी क्या आपकी मेडिकल की जो पढ़ाई है वो कुछ कमाई करके दे रही है? डेफिनेटली दे रही है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि कोई भी मीटिंग होती है उसमें डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं ये मुझे समझ में आता है और मैं बाकी लोगों को भी समझा पाती हूँ। और somehow मुझे लगता है कि जनता को भी समझाने में मेरा जो तरीका रहता है वो शायद थोड़ा सा ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है, क्योंकि उनके काफ़ी सवालों का मैं जवाब दे पाती हूँ। इसके अलावा जो मेडिकल फील्ड बहुत सारी परेशानियाँ जूझता है, जो कि शायद आम जन को उतना आइडिया नहीं होता है, उसके बारे में मुझे पहले से आइडिया था। तो इस वजह से हमने जो इंटरवेंशंस भी प्लान किए उसमें दोनों साइड को लेके कि एक तो पेशेंट किस तरह से रहेगा और मेडिकल फील्ड भी क्या क्या सामना करेगी और उसको किस तरह से उभारा जाए, तो वो आई थिंक यूज़फुल रहा। रेडियो लेक सिटी में हमारी मेहमान है डॉक्टर सौम्या झा। डॉक्टर झा, आपसे जानना चाहूँगा कि अब जब कोविड-19 का इतना एक व्यापक रूप से हमारे ऊपर हमला हो चुका है, तो सरकारी चिकित्सीय सुविधाएं और सरकार इन पर दबाव है, तो बताएं कि हमारी चिकित्सीय सुविधाएं, खासकर कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज, इनकी अपनी सीमाएं हैं, तो ये सीमाएं अब आपको नहीं लगता कम है? अगर कम है तो इन्हें बढ़ाने के लिए क्या कुछ आपके मन में है? ये ऐसा सवाल है जो कि हमने कितनी बार फेस किया है। इनफैक्ट यहाँ पे आने से पहले हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में थे, तो मेरे काफ़ी मित्र थे जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री में भी थे, और वहाँ पे सबसे मेजर सवाल यही पूछा जाता था कि जो हमारी कम्युनिटी और प्रिवेंटिव और जो प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज है उसको कैसे एक्सटेंड किया जाए जिससे मैक्सिमम लोगों तक उसका लाभ पहुँच सके। उस टाइम उनका ये परसेप्शन था कि जो नर्सेज हैं या जो कंपाउंडर्स हैं उनको अगर हम 3 साल का शॉर्ट कोर्स दे के इतना कम से कम बना दें कि वो छोटी मोटी दवाइयों में प्रिस्क्राइब कर सकें, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जब उन्हें लगे कि पेशेंट की हालत ख़राब हो रही है तो वो सही डॉक्टर के पास रेफ़र कर सकें। तो इस तरह के सुझाव सरकार लाने वाली थी।
अभी कोरोना की वजह से उन सारी चीज़ों पे लगाम लग गया है, लेकिन अभी भी मेरा यही मानना है कि ले दे के जो प्राइमरी लेवल है उसमें जो डॉक्टर, एएनएम, नर्सेज, जो कि बिल्कुल प्राइमरी स्टाफ है, अगर लोग उनसे जाके कंसल्ट करें और उनकी राय लें तो ही हमारा बचने का कुछ तरीका हो सकता है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है। एक परेशानी और आती है कि एक बच्चा या बच्ची जो 5 साल की 6 साल की पढ़ाई करके एमबीबीएस करके आया जी है जी और उसे आप गांव में भेज दें जी जहां बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, सुविधाएं नहीं है, तो जी देखा गया है कि प्रायः जो डॉक्टर बनते हैं लोग वो आनाकानी करते हैं कि हम गांव में क्यों जाएं, और गांव में भेजा जाना भी ज़रूरी है। क्या मध्यम मार्ग हो सकता है जिससे जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो गांव तक भी पहुंच सके और सर्विसेज दे सकें? एक्चुअली इसके काफ़ी अच्छे मॉडल्स बाकी स्टेट्स लाए हैं। फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़ में आई थिंक कुछ टाइम पहले ऐसा मॉडल आया था जिसमें जो लोग 1 या 2 साल तक गांव में वॉलंटरीली जाके सर्विस देते थे तो उनको पीजी सीट लेने में आसानी मिलती थी, जो कि एमबीबीएस डॉक्टर्स के लिए सबसे मेजर चीज़ होती है। लेकिन इसके अलावा मैं एक और दिल्ली गवर्नमेंट ने एक और चीज़ लाई थी कि वो एक डॉक्टर को एक गांव के साथ अटैच कर देते थे, एक स्पेशलिस्ट को, और हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार वो वहाँ पे राउंड लगा के आ जाता था। बट गांव वाले सेटअप में चूँकि हमने भी काम किया है, क्योंकि हमारी इंटर्नशिप का पार्ट होता है गांव में जाके काम करना, तो वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि इवन दो आपके पास नॉलेज हो सकती है और पेशेंट आपके पास आ रहा है, लेकिन ना तो आपके पास उनको दवाइयाँ देने को है, ना आपके पास उनको कोई डायग्नोस्टिक टूल है। तो इस वजह से डॉक्टर भले कितना भी स्मार्ट हो, उसके हाथ बंध जाते हैं। तो सबसे ज़रूरी मेरे हिसाब से है ये नहीं कि 24 आवर्स वहाँ एक डॉक्टर रहे, 24 आवर्स कोई और रहे, लेकिन रेफरल सिस्टम इतना स्ट्रांग हो कि जब भी डॉक्टर को बुलाया जाए या तो टेलीमेडिसिन के माध्यम से या हफ्ते में एक बार विजिट करके वो पेशेंट को देख ले और रेफ़र करके अपने पास ले आए। मेरे हिसाब से ये एक ऐसा सोल्यूशन है जो सबको खुश रखे। यहाँ आपने एक बहुत अच्छा संकेत दिया, टेलीमेडिसिन और साथ में इंटरनेट का यूज़, क्योंकि अब भारत धीरे धीरे, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे सरकार, राज्य सरकार, सबका सपना है कि हम लोग डिजिटल की तरफ जितना ज़्यादा बढ़ें उतना अच्छा। तो क्या ये संभव हो पाएगा कि एक मरीज़ जो गांव में बैठा है उस तक चिकित्सीय सुविधाएं किसी तकनीकी माध्यम से पहुंच जाए? पॉसिबल ही नहीं है। इनफैक्ट आपको ये जान के खुशी होगी कि कोरोना वायरस के टाइम मैक्सिमम प्राइवेट डॉक्टर्स ने ये स्टार्ट कर दिया है। उन्होंने अपने क्लिनिक को अपने टेलीमेडिसिन वाले सेटअप से जोड़ लिया है और उनके क्लिनिक में या अदरवाइज़ भी कोई भी आता है तो वो टेलीमेडिसिन के माध्यम से या व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से डॉक्टर से बात करता है। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि ट्रेडिशनल मेंटालिटी के भी, और उनकी बात भी सही है कि जब तक पेशेंट को छू के नहीं देखेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। इवन दो दिस इज़ ट्रू, बट 90% केसेस में आपको दूर से ही पेशेंट से बात करके सिम्टम पूछ के पता चल जाता है, और 10% केसेस के लिए तो ऑफकोर्स डॉक्टर जा ही सकता है। तो टेलीमेडिसिन में मेरे हिसाब से ले दे के सिर्फ एक परेशानी आएगी, वो ये है कि हर जगह कनेक्टिविटी मिले और कनेक्टिविटी के बाद एक अच्छा सेटअप हो जाए जो कि कंटिन्यूस चालू रहे। इतना हो जाए तो मेरे हिसाब से। डॉक्टर सौम्या झा, आपसे बातें जारी रखेंगे। रेडियो लेक सिटी में हमारी मेहमान है डॉक्टर सौम्या झा। सौम्या जी, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं और अभी गिरवा का काम देख रही हैं, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस आपने इन दिनों देखे हैं और आप भी एक तरह से कोविड-19 वॉरियर हैं। बहुत सारे केसेस आपके सामने आए होंगे। कौन कौन सी ऐसी 1-2 घटनाएं हैं जिन्हें आप अपने लिसनर्स से शेयर करना चाहेंगी? सबसे ज़्यादा जो मेरे हिसाब से दुख भरी घटना थी जो मैंने कोविड के टाइम देखा, वो माइग्रेशन था। जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, जब कोरोना वायरस वाला लॉकडाउन लगा तो अचानक से सारे वर्कर्स के बीच में भय फैल गया था। तो वो हमने अपनी आँखों से देखा है कि रात के 1-1, 2-2 बजे पूरा का पूरा परिवार अपने छोटे 2 साल, 3 साल, 4 साल के बच्चे के साथ बॉर्डर पे आ रहा था, और ऊपर से भी हमें अलग अलग तरह की ये मिल रही थी कि किस तरह से इस क्राइसिस के साथ डील करना है। लेकिन डेफिनेटली वो एक ऐसा मंज़र था जो कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे देखने को मिलेगा। और टीवी पे जो आप देखते हैं वो बिल्कुल अलग होता है, बट जब आप फिज़िकली वहाँ खड़े रह के देखते हैं कि छोटे बच्चे हाथ से चल रहे हैं, उनको पीने के लिए दूध नहीं है। लेकिन मैंने उसके साथ एक बहुत पॉजिटिव चीज़ देखी कि जिस तरह से मैं अफेक्ट हो रही थी उस तरह से बहुत सारे उदयपुर वासी भी इस चीज़ से अफेक्ट हो रहे थे। और इनफैक्ट सारे लोगों ने, काफ़ी ऐसे दानदाता थे, उन्होंने मिलके खुद से ही एक ग्रुप चलाया हीरोज़ ऑफ उदयपुर करके, जिनकी हमने उनकी हेल्प की। एंड उन्होंने समहाउ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली। हर जगह पे उन्होंने छोटे छोटे कियोस्क लगाए जहाँ पे लोगों को खाने के लिए खाना, पानी, दूध, छोटे बच्चों को साबुन वगैरह, सिंपल हाइजीन की फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें लोगों को देने लगे। तो समहाउ मैंने वर्स्ट एंड बेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी दोनों एक साथ एक टाइम पे देखा कोरोना वायरस की वजह से। सौम्या जी, दरअसल ऐसा है कि हमारे यहाँ पर सरकार
चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, उनकी योजनाओं की कमी नहीं। और योजनाएं अधिकतर देखा जाए तो वो विकासोन्मुखी भी होती हैं, और योजनाओं का उद्देश्य ये भी होता है ज़्यादातर योजनाओं का कि जो सबसे पीछे का आदमी है, जैसे गांधी जी ने कहा था, सबसे गरीब आदमी तक सरकार का लाभ पहुँचे और वो आत्मनिर्भर हो सके। इतनी सारी योजनाएं होने के बाद भी क्यों नहीं बहुत सारे लोगों तक अभी भी सिस्टम में क्या कुछ ऐसा गड़बड़ है कि वे इससे लाभान्वित नहीं हो पाते? इस बारे में हम सब ने काफ़ी सोचा है, और इनफैक्ट यूपीएससी देते टाइम जो हम पढ़ाई करते हैं तो आई थिंक हर एक कैंडिडेट अपने आप से ये क्वेश्चन पूछता है कि जब एक्ट्स इतने अच्छे हैं, जब योजनाएं इतनी अच्छी है, जब सब कुछ इतना परफेक्ट है, तो ग्राउंड लेवल पे क्यों नहीं दिख रहा। सरकार में आने के बाद जो मेरी थोड़ी बहुत समझ हुई है वो ये हुई है कि योजनाएं भले कोई कितनी भी अच्छी बना ले, जब तक कि ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी को पहली बात पढ़ाया ना जाए कि उनको क्या करना है, और दूसरी बात उनके काम को भी रैशनलाइज नहीं किया जाए, तब तक कोई योजना यूज़फुल नहीं रहेगी। मैंने ये देखा है कि जो हमारे फील्ड लेवल फंक्शनरी है, मुश्किल से एक पंचायत में 10 या 12 लोग होंगे काम करने वाले, उनको कम से कम 500 योजनाओं का लाभ लोगों को देना है, जो कि किसी भी आदमी के लिए फिज़िकली पॉसिबल ही नहीं है, और इसके अलावा उनको काफ़ी सारे रूटीन काम भी करने हैं। इस वजह से उनका मोटिवेशन भी डाउन रहता है, और ले दे के बाद ये पहुंच जाती है कि अफसर का जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसमें चूँकि बार बार फीडबैक लिया जा रहा है तो उस पर तो वो काम कर देंगे, बाकियों में वो नहीं कर पाएंगे, कोई भी नहीं कर पाएगा, फिज़िकली पॉसिबल नहीं है। तो जब तक सरकार अपने ग्राउंड लेवल स्टाफ की वैकेंसी कंप्लीट ना करे और योजना बनाते टाइम ये ना सोचे कि इम्प्लीमेंट कौन करेगा और अपने टाइम में कौन सा टाइम निकाल के करेगा, तब तक आई थिंक ये इशू हम फेस करें। प्रशासन के सामने इस वायरस ने बहुत चुनौतियां पेश की हैं, इनसे डील अब तक किया है, उसके मामले में तो सच में सरकार और प्रशासन, उसके लिए सब लोगों का हेड्स ऑफ। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। क्या क्या चैलेंजेस और आपको लगता है भविष्य में ये वायरस आपके सामने ला रहा है, और उनसे कैसे डील करेंगे? अभी इमीडिएट जो चैलेंज हमारे सामने आ रहा है वो ये है कि एक तो सर्दी का मौसम आ रहा है और त्यौहार का मौसम आ रहा है, और समहाउ बिकॉज सरकार और मेडिकल टीम ने और बाकी सारे कोरोना वॉरियर्स ने इतना अच्छा काम किया और लोगों ने भी इतना रिस्पॉन्ड अच्छा किया, तो हमारा डेथ रेट भी मोर और लेस कम है। अनफॉर्चुनेटली इसकी वजह से लोगों के अंदर थोड़ी सी भय कम हो गया है, और चूँकि त्यौहार का मौसम आ रहा है इसीलिए उनके अंदर जो बाकी तमन्नाएं हैं कि लोगों से जाके मिलना है, शॉपिंग करनी है, वो सब बाहर आ रहे हैं। तो अभी इमीडिएट चैलेंज तो हमारा यही रहेगा कि दिवाली के टाइम पे जो कोरोना आउटब्रेक होने की संभावना है और सेकेंड वो फेज़ आने की संभावना है, उसको हम कैसे भी करके कंट्रोल कर पाएँ। सेकेंड हमारा चैलेंज ये आएगा कि जब वैक्सीन आए तो सारे लोगों तक पहुँचे। सबसे डरावना जो मेरे हिसाब से सिनेरियो है, जो कि मैं मेडिकल ग्रुप्स में पढ़ती रहती हूँ, कि कोरोना वायरस सिर्फ एक शुरुआत है, ऐसे और भी बहुत वायरसेस आएंगे जो कि इससे ज़्यादा खतरनाक रहेंगे। तो अभी से ही अगर लोगों में अच्छी सी हाइजीनिक एंड हेल्थ हैबिट्स डेवलप हो जाए कि आगे इससे भयानक कोई वायरस आए या इसी का कोई ज़्यादा म्यूटेटेड फॉर्म आए तो किस तरह से अपने आप को कंडक्ट करना है, वो मेरे हिसाब से हमारे लिए चैलेंज है। रेडियो लेक सिटी में हमारी मेहमान है डॉक्टर सौम्या झा। सौम्या जी, जाते जाते लेक सिटी के तमाम लिसनर्स को आप क्या मैसेज देंगी? मैं उदयपुर को और लेक सिटी के सारे लिसनर्स को हैप्पी दिवाली कहना चाहूँगी, और मैं ये आशा करती हूँ कि आप सब अपने लव्ड वंस के साथ दिवाली मनाएं, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से मनाएं और अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें। डॉक्टर सौम्या झा, आपका हृदय से आभार।